बनो और अपने इनपुट्स दो और अपने बदौलत अपनी पढ़ाई को संवारने का क्या करो, काम करो। ठीक है ना, मेरा सिर्फ और सिर्फ सहयोग है, बट ये जर्नी आपकी है, ये रेस आपका है, ये कंपटीशन आपका है, दौड़ना आपको। मैं कोच हूँ, आपके पैरेलल दौड़ूंगा। आपको अगर किसी भी चीज की आवश्यकता है मैं वो मुहैया करवा सकता हूँ, बट ये जर्नी आपकी है। आपको आराम से सारी चीजें करनी है। जो भी इनपुट होगा, जो भी कमियां अगर आपको मेरे में भी नजर आती है तो वो आप डिमार्केट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। मैं इक्वली उसको ठीक करने का, रेक्टिफाई करने का कमिटमेंट करता हूँ आप लोगों से। इक्वली एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि थोड़ा सा आप लोग भी अपना एफर्ट्स लगाएं और पॉजिटिव एफर्ट्स लगा के अपने पढ़ाई को बैलेंस करें। आप लोग खेले कूदे हर एक काम करें, बट पढ़ाई में भी अच्छा करें, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन बच्चे सारे आ गए हैं, सारे बच्चे मिलजुल के अब पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी पूछना हो, कोई भी आपका सजेशंस है, आप लोग भी इक्वली इनवाइटेड हो इस सेशंस में और अपने इनपुट्स आप लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशंस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के टीसू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में आज का जो हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक के ऊपर में है। तो सारे बच्चे एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लो और एक पेंसिल रख लो हाथ में, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको अंडरलाइन करते हुए सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में हमें टीसू के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको मैग्नीफाई कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले किस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, तो सेल के बारे में पढ़ा था। और सेल के बारे में हम लोग ने ये पढ़ा कि जितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, तो सेल से बने हुए हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स लेके हम लोग इस चीज को और एक्सप्लोर करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं हमेशा ही ये बिलीव रखता हूँ कि बच्चे वैसे मेरे को मिले जो पढ़ना चाहते हो, जो नहीं पढ़ना चाहते वो यहाँ पे बैठ के टाइम को बर्बाद ही कर रहे हो, क्योंकि मेरे को और कुछ भी नहीं आता है इसके अलावा जिससे मैं आपको इंटरटेन कर सकूं। एक स्किल है कि मैं आपको कुछ जो एबिलिटी मैंने सीखी है एक अपनी जर्नी में, वो मैं आपको सिखाने का सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है सीखना तो आप यहाँ पे आओ, और आपको नहीं अच्छा लगता है तो कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महान काम कर रहा हूँ, तुमको बैठना ही चाहिए। तुम और भी कुछ कर सकते हो और इक्वली वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मेरे को आता है। आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ पे बैठे उसको एंजॉय करें और सीखने का ट्राई करें मेरे जर्नी से, जो मेरे को आता है। ठीक है, और आप दूसरे से भी सीख सकते हैं, अपनी जर्नी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जब आ गए हो और आपको लगता है कि ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो शांति से बैठ के 1 घंटे की लेक्चर्स में अपना ध्यान रखो, अपना फोकस रखो, अपनी बुक अपने पास रखो और इंटरेस्ट लेके पढ़ो। इस क्लास में इन्वॉल्व हो, सबसे ज़्यादा जरूरी है इस इन्वायरमेंट में घुल मिल जाना, इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं ये बताना चाह रहा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बना है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर। बट क्या है कि एक एग्जाम्पल मैं लेने वाला था और मैं बताने का उस एग्जाम्पल से ये ट्राई करूंगा कि टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट कैसे है। ठीक है, अगर मान लो कि एक छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, जो सिर्फ 100 लोग रहते हैं, एक आइलैंड है। ठीक है, तो क्या वो कंट्री सिटी में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होगा? जरूरत ही नहीं है। क्यों डिवाइडेड हो? क्योंकि बहुत छोटी कंट्री। ठीक है, बट इंडिया जैसा अगर वास्ट कंट्री है तो पूरे कंट्री को सही से चलाने के लिए डिवीजन बहुत जरूरी है। 100 लोगों को गाइड करने के लिए डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे क्लास में बच्चे कम हैं तो मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और सारी टेक्नोलॉजी को लगाने की जरूरत नहीं है। बट ये क्लास पीछे तक एक्सटेंड हो जाए, यहाँ पे 500 बच्चे पढ़े और मैं चाहूँ कि सबके साथ मेरा इंटरेक्शंस इक्वली हो और अच्छे से हो,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस करूंगा, मैं पीछे में भी बड़े स्क्रीन लगाऊंगा ताकि बच्चे वहां से मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। मैं ऐसी भी सुविधा करूंगा कि आप तक माइक्रोफोन पहुंचा सकूं ताकि आप इक्वली वहां से मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकें जब भी चाहें, ठीक है ना। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसको मैं ब्लॉक में हो सकता है डिवाइड करूं, उस पूरे ग्रुप को क्या करूं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दूं ताकि इंटरेक्शंस करना मेरे साथ क्या हो, आसान हो। ग्रुप नंबर 1 वहां पे एक माइक दे दिया, ग्रुप नंबर 2 वहां पे एक माइक दिया, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 वहां पे एक माइक दिया। बट एक छोटा ग्रुप है तो छोटे ग्रुप में मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में है। सो जैसे इंडिया जैसा वास्ट कंट्री है अगर, तो इस वास्ट कंट्री को कंट्रोल करने के लिए हमने कंट्री को स्टेट्स में बांटा है। अब स्टेट को किस में बांटा है, तो स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है वो स्टेट के अंदर में, और स्टेट का जो ग्रुप है उससे हमारी कंट्री बनी हुई है, और इस तरीके से पूरे कंट्री को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। अगर बहुत सारे सेल्स से कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है तो वहां पे सेल्स का ग्रुपिंग होता है। अगर एक जो ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर, मान लो कि कुछ सेल्स है, हर एक सेल्स का स्ट्रक्चर हो सकता है कि कुछ अलग अलग हो। एक मिनट होल्ड करेंगे सर। अब क्या है, जो ग्रुपिंग है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो लैक्स ऑफ सेल से बना हुआ है या ट्राइलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है जैसे कि ह्यूमन बीइंग। अब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के सेल हैं, और अलग अलग टाइप के सेल के पूरा एक सेल का जो फंक्शन है वैसा ही फंक्शन करने वाला दूसरा भी सेल है, तीसरा भी सेल है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं सेल के जो मिलजुल के एक फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनका स्ट्रक्चर भी क्या है, एक जैसा है। तो ऐसे सेल को हमने बोल दिया टिश्यू, ठीक है। अब वो सारे टिश्यू मिलके क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो ऑर्गन क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। बट वो ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन मिलके एक पूरे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो ऑर्गन और भी सारे ऑर्गन से मिला जुला है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे यानी कि ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, पेनक्रियाज ग्लैंड्स में देख लेंगे, पेनक्रियाज है, ठीक है, लीवर है हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टेनियल ग्लैंड्स है। अगर रास्ता भी देखा जाए तो हमारा इसोफेगस है, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रैक्टम है, फिर एनस है। तो देख रहे हैं कि इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क तो कर रहे हैं। क्या टास्क कर रहे हैं, तो डाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा हमारा एक और भी सिस्टम है, रिस्पिरेशन सिस्टम, क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, बहुत सारे टिश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। सो बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग कह सकते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज हम लोग टिश्यू के बारे में समझेंगे, क्योंकि टिश्यू पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। और टिश्यू का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल ही है। तो सेल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो आज की क्लास में हम लोग टिश्यू को अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, अपने अपने नजरिया से देखेंगे, अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे लिटरेचर है उसको उसके गो थ्रू भी जाएंगे, और अपना दिमाग लगाते हुए भी बहुत सारी चीजों को समझने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 6 में कह रहा है, पहला जो लाइन है लिखा हुआ है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर we recall that all the living organism are made up of cell। जो अभी पूरे डिस्कशंस में हम लोगों ने यही आपको बताने का ट्राई किया मैंने। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। एक एमीबा का एग्जांपल ले ले, एक सेल का, या पैरामीशियम का ले लो एग्जांपल, सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म है, और वही एक सिंगल सेल हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक
फैमिली का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें एक ही पर्सन है, एक पर्सन की फैमिली है, तो वही पर्सन हर एक वर्क को परफॉर्म करेगा, झाड़ू भी मारेगा, पोछा भी मारेगा, खाना भी बनाएगा, कमा के भी लाएगा। बट एक फैमिली में 4 पर्सन है, तो चारों का डेडिकेटेड फंक्शंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक घर से बाहर जाके कमा के लाएगा, तो दूसरा घर को संवारेगा, तीसरा और कुछ मैनेजमेंट को देखेगा, ठीक है ना। तो इन द सेम वे, फॉर एग्जाम्पल इन एमीबा, a single cell carries out movement, intake of food, exchanges of gas and excretions. But multicellular organism, there are millions of cells, and most of these cells are specialized to carry out the specific function. अब एक फैमिली में मान लो 20 लोगों की फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है, तो हर एक ग्रुप ऑफ पर्सन का अलग अलग टास्क असाइन कर देंगे। 3 मेल पर्सन मिलके कमाएंगे, 3 फीमेल पर्सन मिलके खाना बनाएंगे, 3 और बच्चे मिलके घर के मैनेजमेंट को देखेंगे, घर को क्लीननेस को देखेंगे, घर की सफाई को देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके ग्रुप ऑफ एक पर्टिकुलर टास्क को कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक बड़ी कंपनी का। बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और उस डिपार्टमेंट के जितने मेंबर होते हैं वो मिलजुल के एक ही टास्क को करते रहते हैं। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो चीजों को बेचने में लगा हुआ है। अब इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, अर्नब, नीचे देखने से नहीं होगा कुछ भी। नीचे में क्या है, यहाँ इंटरेक्शंस करो, ठीक है। सो अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो सारे के सारे जो वहां पे पर्सन है वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट है, जितने भी एम्प्लॉय होंगे एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में वर्कआउट करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल ऑफ सेल्स है या मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, then most of these cells are specialized to carry out a specific function. Each specialized function is taken up by the different group of cell. हर एक specialized function को एक सेल नहीं कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल कर रहा है, ठीक है। Since these cells carry out only a particular functions, they do it very efficiently. अब एक ही पर्सन को आप प्रोडक्शन में भी डाल दें, एचआर में भी डाल दें और मार्केटिंग में डाल दें, तो इफिशिएंटली काम कर पाएगा। बट एक बंदे को कहे कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करो, आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ही फोकस करो, आप एचआर पे फोकस करो, तो वो इफिशिएंट बन सकता है, वो इफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो कह रहा है यहाँ पे कि अगर डेडिकेटेड वर्क डेडिकेटेड सेल कर रहा है, तो वो डेडिकेटेड सेल्स ज्यादा इफिशिएंटली फंक्शन को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है सारे बच्चों को, किसी को कोई इसमें तो डाउट तो नहीं है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स द मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट। हमारा मसल सेल्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए, और किसी और दूसरे काम को नहीं कर रहा है, सिर्फ मूवमेंट आपका बहुत अलग अलग लेवल पे है। जैसे एक हमारा मूवमेंट है वॉलेंटरी मूवमेंट है, जो हमारे वेल पे डिपेंडेंट है, जैसे उठना बैठना चलना, ये सारा वॉलेंटरी मूवमेंट। बट कार्डियक मूवमेंट भी है जो इनवॉलेंटरी है, इसको हम लोग गाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हमारा पल्स का मूवमेंट, हमारे गट का मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट क्या हो रहे हैं, ये सारा ही डिफरेंट टाइप का मूवमेंट है, और ये डिफरेंट टाइप का मूवमेंट किसके थ्रू किया जा रहा है, मसल्स के थ्रू। मसल सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से नर्व सेल्स क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये सारा काम क्या है, नर्व सेल का है। नर्व सेल से ही हमारा ब्रेन बना है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना है, हमारा मोटर न्यूरॉन्स बना है, हमारा सेंसरी न्यूरॉन बना है, हमारा स्पाइनल न्यूरॉन बना है, ठीक है। समझ में आ रही है सारी बातें। तो सारा ये जो नर्व सेल है वो इंफॉर्मेशंस को ही एक जगह से ले रहा है दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है, या बाहर से ले रहा है शरीर में फिर डिफरेंट साइड तक पहुंचा रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। इन प्लांट्स the vascular tissue conduct the food and water from one part of the plant to other part. So the multicellular organisms show division of labor. So आप कह सकते हैं कि multicellular organisms में लेबर का क्या है,
अर्नव, यहाँ ध्यान देना है, कहाँ चले जा रहे हो, यहाँ देखो, ठीक है। लेबर का क्या है, डिवीजन है, वर्क का डिवीजन है, ठीक है। यूनिसेलुलर में वर्क का डिवीजन नहीं है, एक ही सेल को हर एक काम करना है, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वर्क का क्या है, डिवीजन है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। और स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल बॉडी के अंदर में क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट by a cluster of cell at a definite place in the body, and this cluster of cells called a tissue। और इसी cluster of cells को हम लोग क्या कहते हैं, tissue कहते हैं। So tissue is the cluster of cells and you may say it is also a group of cell। आप ऐसा भी कह सकते हो कि it is a group of cell which has the specialized functions and which have same kind of structure, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। So this cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। Blood, phloem and the muscles are all example of tissues, a group of cells that are similar in structure। यहाँ पे टिश्यू को अच्छे से डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया है, तो वो सारी बातें बताया टिश्यू के बारे में जो इसको बतानी चाहिए थी। ये जो पूरा डिस्कशन हुआ उसका ये नट सेल है, इसका कह सकते हैं समरी है। क्या बता रहा है, अ ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together to achieve a particular function form a tissue। so tissue क्या है, तो इसमें keywords है, it is a group of cell similar in structure perform particular work, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छे से सुने, इफिशिएंटली सुने तो आज सुनेंगे, और अच्छा अगर कंटेंट ब्रेन में है तो वही पॉपअप होके आएगा और वही आप लिखेंगे, क्योंकि आप लिखते हो वही जो आप सुनते हो या जो आपके बैक ऑफ द ब्रेन होता है। सो अच्छा सुनोगे, अच्छा लिखोगे, ये डिपेंडेंट है, एकदम से श्योर एंड सर्टेन है। बट नोट्स अच्छा टिपोगे, कोई जरूरत नहीं है कि आप अच्छा लिख पाओ, ठीक है। बट अच्छा सुनोगे और 10 बार सुनोगे तो वो चीजें याद हो जाती है और फिर आप कर भी लेते हो, ठीक है। जैसे कोई ऐसा प्रे हो जो आपके घर में बचपन से होता हो, आपको कभी याद करने को नहीं बोला हो, बट आपको याद हो जाता है क्योंकि आप रोज उसको सुनते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो। इसी तरीके से स्कूल प्रे मैक्सिमम बच्चों को याद हो जाता है अगर सेमी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। यही सारी चीजें पढ़ाई में भी हमें क्या करनी है, रिप्लिकेट करने देनी है, दोहरा देनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरीके के टिश्यूज से बने हैं, नहीं। क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि इनकी जरूरतें क्या है, अलग अलग तरीके की। प्लांट क्या हमें हमारा मूवेबल है, नहीं मूवेबल है। अगर वो मूवेबल नहीं है तो उसको क्या चाहिए, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। साथ में क्या चाहिए, तो उसको ऐसे भी टिश्यूज चाहिए, अगर अगर प्लांट हमारा ट्री लेवल का है जो उसके हर एक आवश्यकताओं की चीजों को डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचा सके, तो वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। और कैसे टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, जो उसको सपोर्ट दे सके, मैकेनिकल सपोर्ट दे सके, ठीक है ना। बट एनिमल को किस तरीके के टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनिमल मूवेबल है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कैसे मिलेगा, तो एनर्जी मिलेगा हमारे लिविंग सेल से। प्लांट्स के अंदर में डेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, और डेड सेल्स क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। वही एनिमल में मैक्सिमम सेल क्या है, लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि एनिमल को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। क्यों एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि उसको डे टू डे एक्टिविटी करना है, ठीक है। ज्यादा एक्टिव है प्लांट से ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। हमारे में नर्वस सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग 10 तरीके की एक्टिविटी करते हैं। तो अगर प्लांट हमारे जैसा एक्टिविटी करता है क्या, हमारे जैसा वास्ट एक्टिविटी नहीं करता है, वह स्टैटिक होता है, एक ही जगह पे होता है और एक ही जगह से अपना खाना पीना सब कुछ क्या करता रहता है, परफॉर्म करता रहता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट चूंकि अलग तरीके की है, इसीलिए उसके टिश्यूज भी क्या होंगे, अलग तरीके के होंगे। बट एनिमल के रिक्वायरमेंट अलग तरीके के हैं, इसीलिए एनिमल के टिश्यूज भी क्या होंगे, अलग तरीके के होंगे। अब देखते हैं कि इस लिटरेचर में क्या है। सो लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस।
प्लांट्स के और एनिमल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को कंपेयर करो। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? नो, आंसर है। डू दे हैव परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस? नो। हमारा न्यूट्रिशनल वे अलग है, उनका न्यूट्रिशनल वे अलग है, ठीक है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है, उनका अलग तरीके से करता है। We gather the information from the surrounding from the different way, they gather the information from the surrounding in different way, ठीक है। so plants और एनिमल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर डिफरेंस है, नोटिसेबल डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस को जज कर सकता है, बता सकता है। There are noticeable differences between the two. The plants are stationary or fixed. They do not move. Since they have to be upright, they have a large quantity of supportive type. ये upright है, ऐसा सोया हुआ नहीं, खड़ा है। खड़ा है तो इसको स्ट्रेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है। They have a large quantity of supportive tissue. The supportive tissue generally has dead cells. इसमें dead cells होते हैं और dead cells क्या करता है? Support देता है, mechanical strength देता है। Animal on the other hand move around in a search of food, mates, shelter. They consume more energy as compared to the plants. ठीक है, क्योंकि फूड के सर्चिंग में, मेटिंग के सर्चिंग में, शेल्टर्स में ये क्या करता है? भटकता है, घूमता है, ठीक है। इस कारण से इसको ज्यादा किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, क्योंकि लिविंग टिश्यूज रिस्पिरेशन कर सकता है, एनर्जी दे सकता है, बट नॉन लिविंग टिश्यूज एनर्जी नहीं दे सकता है। क्या दे सकता है? स्ट्रेंथ दे सकता है। तो प्लांट्स को स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो उसमें लिविंग टिश्यूज भी थोड़े से, क्योंकि उसको भी ग्रो करना है ना, तो लिविंग टिश्यूज भी है, बट वहां पे डेड टिश्यूज भी है, डेड सेल्स भी है। Another differences between the animal and the plants is in pattern of the growth. अब देखा कि ये तो हमने ये बताया कि वो मूवेबल है या नहीं, बट कहा कि दूसरा और पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर सेकंड क्या लिया? ग्रोथ का पैरामीटर लिया, कि दोनों ही ग्रो कर रहा है, बट दोनों के ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है? तो यहां पर भी डिफरेंसेस है। द ग्रोथ इन द प्लांट्स इज लिमिटेड टू द सर्टेन रीजन, व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। प्लांट्स का ग्रोथ एक सर्टेन रीजन में होता है और सर्टेन रीजन में ज्यादा होता है। जैसे रूट्स का ग्रोथ कम होता है एज कंपेयर टू स्टेम। वर्टिकल ग्रोथ स्टेम का देख लो और रूट्स का ग्रोथ देख लो उसके कंपेयर में, यानी कि हर एक रीजन में यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो उसमें भी है, बट हमारा जो ग्रोथ है या एनिमल का ग्रोथ क्या है, उससे ज्यादा यूनिफॉर्म है। हमारा ब्रेन भी डेवलप कर रहा है, हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारा मिड बॉडी पार्ट सब एक प्रोपोर्शंस में क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या इस तरीके का प्रोपोर्शनल ग्रोथ प्लांट्स में देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। देयर आर सम टिश्यूज इन द प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। कुछ टिश्यूज इसीलिए प्लांट्स में होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ क्या होते हैं? डिवाइड हो सकते हैं, और ये डिवाइडिंग टिश्यूज उनको क्या देगा? प्लांट्स को ग्रोथ देगा। Based on the dividing capacity of the tissues, the various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissues and the permanent tissue. तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को दो तरीके में डिवाइड कर रहे हैं। एक परमानेंट टिश्यू है जो सपोर्टिव नेचर का रहेगा, जो कंडक्शन करेगा, बट दूसरे टाइप का जो टिश्यू है वो उसको क्या करेगा? ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। कैसे हो रहा है? जग जा, इधर देखो, ठीक है। इसको कह रहे हैं इमेज को। दिमाग लगाओ भाई, रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर कुछ फायदा नहीं है। अभी मेहनत किया जाए, सो के आए हो ना 5-6 घंटा, अभी जो मेहनत करेगा वो बन सकता है, बाद में मेहनत करोगे क्या बनोगे? दिक्कत में पड़ोगे, ठीक है ना। रोजगार भी है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नौकरी है, सब कुछ, ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। मगर बेरोजगार होने का मतलब नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, जॉब है, बट हम लोग क्या उस लायक है? एक जॉब तो मिला हुआ है पढ़ाई का, करो तो ठीक से, फिर तो दूसरा जॉब मिलेगा। पहला जॉब मिला लाइफ का, उसको डिस्कार्ड कर दिया और चाह रहे हो कि वैसा जॉब मिल जाए जो आपका मन है। वैसा जॉब कहाँ है जो आपका मन है? आपका तो मन करता है बैठे रहे, पैसा आता रहे, बैठे रहे, बुद्धि आता रहे। ऐसा कहीं हो सकता है?
कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आराम से इसलिए रह पा रहे हो क्योंकि मम्मी पापा आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इसको ग्रांटेड मत लो। ये फॉर्चुनेट बात हो कि आपके मम्मी पापा वर्किंग है, ठीक ठाक कमा रहे हैं, आप ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्लम में सोते हैं, स्ट्रीट लाइट पे सोते हैं, पढ़ते हैं। आप में और उसमें क्या भाग्य का ही तो अंतर है कि आपको एक ऐसा घर मिल गया जहाँ पे ठीक ठाक पैसा था, बेचारे को उसको ऐसा घर मिल गया जहाँ पे ठीक ठाक पैसा नहीं था। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको कल्टीवेट करो ना। एसी में सो जाओ, एसी में ज्यादा पढ़ो, तब नहीं एसी का इंपॉर्टेंस है। गर्मी लगता है, पसीना होता है, थक सकते हो, जब थके नहीं हो तो ज्यादा काम करो ना। एक आदमी साइकिल चला के जाएगा, थक जाएगा, कम काम करेगा। एक आदमी कंफर्टेबल कार में बैठ के जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, न कि वो और ज्यादा लेथार्जिक हो जाए, तो उसकी फिर कार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। बड़े बिजनेसमैन कार क्यों अच्छे खरीदते हैं? क्योंकि वो कार में भी बैठ के काम कर लेते हैं। इसलिए नहीं खरीदते कि लग्जरी है। जो इस पर्पस के साथ कार खरीदेगा उसका कार बिक जाएगा, बट इस पर्पस के साथ कार खरीदेगा कि मेरे को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वो सस्टेनेबल है, वो चल सकता है, ठीक है ना, वो रीजनेबल है, रीजन है उसके पीछे का खरीदने का। हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड इसलिए लगा ले कि सिर्फ और सिर्फ दिखाएं कि देखो मेरे स्मार्ट बोर्ड है, और कुछ इसका यूज नहीं करें, तो इसका ये सिर्फ दिखावा का हो गया, मेरे को हेल्प करेगा क्या? बट इस स्मार्ट बोर्ड का मैं प्रॉपर यूटिलाइज करूं तो बहुत आगे ले जा सकता हूँ आपकी पढ़ाई को। यही सारी चीजें मैं एक एनसीईआरटी बुक लेके पढ़ता रहता, आपको बताता रहता। यहाँ पे आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सीख पा रहे हो, इसी सेशन को मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टेक्नोलॉजी से और पैसे से, ठीक है। तो ये यूज है पैसा का, ठीक है। तो यहाँ पे जग के अच्छे से आधे एक घंटे के लिए, 23 घंटा तो आप अपनी तरीके से जीते हो। मैं कहता हूँ 1 घंटा आओ और 1 घंटे अपने पढ़ाई को दो, अच्छे से डेडिकेशन के साथ, अपने विल के साथ, अपनी इच्छा से, ठीक है, ना कि जबरदस्ती का आके बैठे। जबरदस्ती का आना है तो आने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 5 बच्चे हो जो अपने विल से पढ़ते हो, तो उनको पढ़ाने का कुछ मजा ही कुछ और होता है, कुछ अच्छा करवाने का, उनको करने का शौक है, मेरे को करवाने का शौक है। आपको अच्छा बनना है, मेरे को अच्छा बनाने में मजा आ रहा है। सब अपने अपने मजे के लिए तो काम कर रहा है, ठीक है, मेरे को इसी में मजा आता है, ठीक है। इसीलिए तो जॉब वॉब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पढ़ो अच्छे से। अनदर, हाँ, सो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, द वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग टिश्यू को हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं, और कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं। सेल ग्रोथ इन द एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। सेल का जो ग्रोथ होता है एनिमल में, ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। सो देयर आर नो सच डिमार्केशन ऑफ द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन द एनिमल। सो एनिमल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन होगा। हमारा हर एक सेल डिवाइड होता है और हर एक सेल ग्रोथ में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स and the organ system is far more specialized and localized in the complex animal than even a very complex plant. हमारा प्लांट से हमारा ऑर्गन ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि हम लोग की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा है, हम लोग ज्यादा चीजों को सेंस कर सकते हैं। वी गेदर द लॉट्स मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द प्लांट। प्लांट उतनी इंफॉर्मेशन को गेदर नहीं कर पाता है जितना हम लोग करते हैं। इसीलिए हमारे पास जैसे जैसे बड़ा कंपनी होगा उसके पास उतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा। एक छोटी कंपनी है, ठीक है, मान लो 10 लोगों की कंपनी, तो 10 लोग क्या स्पेशलाइज्ड होंगे ना? उसमें एक ही आदमी ऑनर का भी काम करेगा, प्रोडक्शन का भी काम करेगा, सेल्स का भी करना पड़ जाएगा। बट एक वास्ट कंपनी है तो हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, हमें कोडिंग वाली ही पर्सन चाहिए, हमें एमबीए ग्रेजुएट ही चाहिए, ठीक है ना, मास्टर डिग्री वाले चाहिए, स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए स्पेशलाइज्ड वर्क को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल्स और टिश्यू उतने ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए। These fundamental differences reflect the different mode of the life pursued by these two close. एक मिनट रुक जाते हैं।
हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? So based on the dividing capacity of the tissues, the various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. The cell growth in animal are more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animals. The structural organization of organs and the organ system is far more specialized and localized in the complex animal than even very complex plant. This fundamental difference, this fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for sedentary existence on one hand plants and the active locomotions on other hand animal, contributing to this difference in organ system design. It is with reference to these complex animal and plants bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail. अब हम लोगों ने अभी क्या किया, बहुत सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट किए प्लांट्स और एनिमल में. अब इन दोनों की टिश्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या है भाई? हाँ, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क. ठीक है. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या यूटिलिटी है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है. सो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है और अलग अलग पर्टिकुलर टिश्यू अलग अलग टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है. इसके और डिटेल में चलेंगे इन दोनों क्वेश्चंस के जब हम लोग क्वेश्चंस पे एक बार आएंगे. ठीक है. अभी हम लोग समझने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में. सो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग ग्रोइंग टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोल सकते हैं और इसका नाम मेरिस्मेटिक टिश्यूज भी. एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे. 2 जार लिया है, दोनों में हमने अनियन बल्ब डाले. ठीक है. तो ग्रोथ ऑफ रूट इन अनियन बल्ब्स, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इस एक्टिविटी से क्या इंफॉर्मेशन निकल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, इसको फिर हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. क्या कह रहा है, टेक द 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद द वाटर. 2 ग्लास जार लिया, दोनों ग्लास जार को वाटर से भर दिया. नाउ टेक द 2 अनियन बल्ब्स एंड प्लेस वन ऑन ईच जार एज शोन इन द फिगर 6.1. अनियन बल्ब लिया और इनको दोनों जार में डाल दिया. ठीक है. ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन द बोथ बल्ब फॉर द फ्यू डेज. दोनों के रूट्स के ग्रोथ को देखोगे तो दोनों का रूट्स क्या करेगा, ग्रो करेगा. अब क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1, डे 2 एंड डे 3. आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में रूट्स के लेंथ को मेजर करो, टेबुलेट करो. ठीक है ना. फिर 1, 2, 3 डे में आपके रूट के लेंथ में आपको डिफरेंसेस नजर आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही, क्योंकि वो ग्रो करेगा. ऑन डे 4 कट द रूट ऑफ द टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2. जार 2 के डे 4 में जार 2 के अनियन बल्ब में जितने भी रूट हैं उनके टिप को क्या कर दो, कैंची से काट दो. ठीक है. कट कर दिए. ठीक है. कट द रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर तक काट दिया. आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द बोथ जार and measure their length in each day for the 5 more days and record the observation in the table like the table below. तो आप देखेंगे जहां पे हमने रूट्स के, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कट किया था और जिसके टिप को कट कर दिया था उसका ग्रोथ रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. बट इसका ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूअसली होगा. तो इससे ये प्रूव होता है कि इस रूट पे, रूट के टिप पे कोई ना कोई टिश्यूज था जो कि ग्रोइंग टिश्यूज था और उस टिश्यू को हमने क्या कर दिया, काट के हटा दिया. काट के हटाने के कारण वो ग्रोइंग टिश्यू हट गया और उसका ग्रोथ क्या हो गया, रुक गया. सो बेसिकली यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू था.
और मेरिस्मेटिक टिश्यू हमेशा ही रूट के टिप पे होता है और स्टेम के टिप पे होता है, और इस कारण से उसका टिप क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है। बट अगर इस टिश्यू को ट्रिम कर दोगे, कट कर दोगे, तो किस तरीके से रूट ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी एक्टिविटी से जो हमें सीखने को मिला है, अब हम लोग उसको देखेंगे। फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। which of the two onion has the longer roots and why? So the longer roots किसका होगा, जार 1 में जो अनियन बल्ब्स हैं उनका होगा, जार 2 में अनियन के रूट्स का लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसके ग्रोइंग टिश्यू को ट्रिम कर दिया है, कट कर दिया है, रीजन भी बता दिया। अब क्या कह रहा है, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स? नो। Why would the tip stop growing in the jar 2 after we cut them? तो आप ये कहेंगे कि इसके रूट के टिप पे ही देयर वाज ग्रोइंग टिश्यूज एंड ड्यू टू द कटिंग, ड्यू टू द ट्रिमिंग ऑफ द रूट्स, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। और इस कारण से हमारा रूट्स क्या है, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गई बातें? अब आगे बढ़ते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन ए सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक रीजन में ही है, ऐसा नहीं कि हर एक रीजन में है। यहाँ तो काट दिया तो यहाँ से क्यों नहीं ग्रो करने, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यूज हमारा नहीं था, यहाँ पे हमारा ग्रोइंग टिश्यूज ही नहीं था, इसीलिए ग्रोथ क्या हो गया, रुक गया है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट द at these points. Depending on the region where they are present, the merismatic tissue are classified as apical, lateral और intercalary, ठीक है, इनके लोकेशन के बिहाफ पे, ठीक है ना। हमारा जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है इसके लोकेशन के बिहाफ पे वी कैन क्लासिफाई द मेरिस्मेटिक टिश्यू एज एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अंडरलाइन कीजिए इसको, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के पढ़ना है, इसको अंडरलाइन करना है। तो आपके 3 तरीके के मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, एक एपिकल है, दूसरा लेटरल है और तीसरा क्या है, इंटरकैलरी, ठीक है। नाउ सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। तो क्या होगा, जब ये डिवाइड होगा तो जो नए टिश्यूज बनेंगे एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे पुराने वाले के, ठीक है। But as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of the other tissues. But जैसे जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे इसका टिप क्या है, लॉन्गर होता जा रहा है, इसका रूट्स लॉन्गर होता है, तो पीछे वाले मेरिस्मेटिक टिश्यूज का नेचर क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा और धीरे धीरे इनका शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को ये लूज कर जाएंगे। तो इस केस में हम लोग उस मेरिस्मेटिक टिश्यूज को क्या कह देते हैं, परमानेंट टिश्यू, उसको क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू, क्योंकि उसका शेप भी फिक्स हो गया और वो डिवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, ठीक है। अब हमारा एपिकल किधर है, तो एपिकल टिप पे है। इंटर कैलोरी कहाँ किधर होगा, तो इंटर नोड्स पे अवेलेबल होता है और लेटरल क्या है, साइड वाइज होगा, अभी हम लोग पढ़ लेंगे। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। रूट्स और स्टेम के ग्रोइंग टिप पे ये अवेलेबल होता है एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, और इस कारण से इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। द गिर्थ ऑफ द स्टेम, स्टेम का गिर्थ का मतलब होता है उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई। ऐसे कैसे, स्टेम पहले इतना था, इतना था, फिर धीरे धीरे और चौड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे और चौड़ा हुआ, बट इसका जो ये लेटरल ग्रोथ है ये किस पे डिपेंड करता है, तो लेटरल मेरिस्टेम पे करता है, ठीक है। सो द गिर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट, रूट का भी गिर्थ और स्टेम का भी गिर्थ, रूट भी पहले पतला होता है फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, जहां से ब्रांच निकलता है ना, जैसे मान लो कि ये हमारा ट्री है और यहां से एक ब्रांच निकला हुआ है, एक टहनी निकली हुई है, तो इस प्लेस को क्या कहेंगे, नोड, ठीक है। और इस नोड के ग्रोथ के लिए इंटरकैलरी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द cells of merismatic tissue are very active, they have dense cytoplasm, ये बहुत एक्टिव सेल्स होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थीन सेलुलोज वॉल, इसका सेलुलोज वॉल क्या होगा, थीन होगा, पतला होगा,
ताकि ये डिवाइड हो सके। थिक होगा तो डिवाइड होने में दिक्कत होगा, थिन होगा डिवाइड हो जाएगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, और उसका न्यूक्लिया क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। दे लैक वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स कम होगा क्योंकि वैक्यूल्स का काम ही होता है चीजों को स्टोर करके रखना, क्योंकि इसको डिवाइड करना है तो क्यों स्टोरेज करेगा, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यूज में स्टोरेज होता है, उसके वैक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दे दो, दे लैक वैक्यूल्स एंड कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक ऑफ वैक्यूल्स, बता दिया कि क्यों लैक ऑफ वैक्यूल्स है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारा कैसा टिश्यू है, तो डिवाइडिंग टिश्यू है, जिसपे प्लांट्स का ग्रोथ क्या है, डिपेंडेंट है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ पे है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, so it is responsible for the growth of the tip of the roots and tip of the stem. In the same manner जो lateral meristematic tissue है, it is available in the side of the roots and the side of the stem. So इसके गिर्थ को बढ़ाने के, एक वर्ड है गिर्थ, उसको याद रखना है, या कह सकते हैं लेटरल ग्रोथ के लिए। गिर्थ मतलब मोटाई, ठीक है ना। धीरे धीरे पौधा सिर्फ ऐसे नहीं बढ़ता है, पौधा ऐसे ऐसे भी तो ग्रो करता है, ठीक है ना। इंसान भी ऐसे ऐसे करता है, ज्यादा ऐसे हो जाता है तो बेचारा चाहता है कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है ना, ठीक ना। उसी तरीके से पौधा भी करता है। और तीसरा क्या है, इंटर कैलरी, ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो नोड्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है। याद रखना जहां से टहनियां निकलती है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया है, अभी है टाइमिंग है 5 मिनट, 5 मिनट पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। So what happens to the cell performed by the meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. इसका धीरे धीरे स्पेसिफिक रोल हो जाता है और ये क्या कर देता है, इसकी एबिलिटी, डिवाइडिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, लूज कर जाता है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, और इस तरीके से वो टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। This process of taking up the permanent shape, size and the function is called differentiation. इसको अंडरलाइन कीजिए। The process, यहाँ पे लिखेंगे, the process of taking up permanent shape, size and a function is called differentiation. So differentiation process के थ्रू हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसे जैसे ओल्डर होता जाता है वो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज कर देता है, और उसका शेप साइज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और उसका रोल भी स्पेसिफिक हो जाएगा, और इस समय हम लोग उस टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहेंगे, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशंस लीड टू डेवलप द वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, और डिफरेंशिएशन प्रोसेस से अलग अलग लोकेशंस के मेरिस्मेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6.2, तो आज के सेशंस में इतना ही रहने दे रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो उस परेशानी को देखते हुए हम लोग आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। बैठ जाओ, काय को उठ के खड़ा होंगे, ठीक है, ठीक है। कल के सेशन में फिर से मिलेंगे, और कल तो संडे है, मंडे के सेशन में मिलेंगे, और मंडे का सेशन हमारा मैथ्स का होगा। जाओ। क्या बाल यहाँ आ गया है, ले